हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने कंडक्टेंस देखा था, कंडक्टिविटी देखा था, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलेस को देखा था, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल आपके बुक में दिया था उसे भी डिस्कस किया था। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या होता है, कौन सी चीज़ का कौन सी चीज़ में कन्वर्शन होता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सब ब्रांचेस कौन सी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में कवर कर ली थी। अब आज के क्लास में जो पार्ट है आपका वो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोर्ड में यहाँ से आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी डायरेक्टली इस पार्ट से आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ कभी कभी आपको जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ना तो मेरे को बस इतना ही कहना है कि आज का जो क्लास है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इस चैप्टर का, क्योंकि इस चैप्टर के वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी कंडक्टिविटी से रिलेटेड है वो हम लोग आज के क्लास में कवर करेंगे। तो वैसे तो हुआ ये इंपॉर्टेंट क्लास। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हमारे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट को, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के, जिसका सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो है वेरिएशन को। तो देखेंगे वेरिएशन को। अब अगर मैं बात करती हूँ वेरिएशन की, तो वेरिएशन कंडक्टिविटी के तो देखने को मुझे मिलते हैं कंसंट्रेशन के साथ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में एक चीज़ देखी थी कि कंडक्टिविटी एक्चुअली दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और एक होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। तो अगर मुझे वेरिएशन स्टडी करना है तो मुझे ये दोनों का वेरिएशन स्टडी करना पड़ेगा। एक तरफ मेरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का वेरिएशन रहेगा और दूसरी तरफ मेरा मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन रहेगा। तो देखेंगे इस चीज़ को। उससे पहले मुझे ये बताना है कि अगर आपको डाइल्यूशन का मीनिंग नहीं पता तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ने में, क्योंकि डाइल्यूशन अगर आपको इस टर्म का मतलब नहीं समझता है तो आप लोग उस वेरिएशन वाली चीज़ को पढ़ ही नहीं सकते। तो मैं आपको एकदम शॉर्ट में इसका बता देती हूँ। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? पानी को ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब सिंपली होता है पानी को ऐड करो, अपने लैंग्वेज में पानी को ऐड करो। इसका मतलब मैं यहाँ ऐसे भी बोल सकती हूँ कि एडिशन जो होता है आपके वाटर का, एडिशन ऑफ वाटर, और जो भी आप पानी को ऐड करते हो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, ध्यान से देखना, अगर सपोज मैं कोई भी ले रही हूँ एक ए कंपाउंड, ये है आपका ए कंपाउंड, ठीक है, और इस ए कंपाउंड के अंदर में मैंने डाला है पानी को, तो ये आपका बन गया है ए डैश कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना, मैंने यहाँ पे ये देखा कि एक था मेरा ए कंपाउंड, ठीक है, इस ए कंपाउंड के अंदर में जब मैं पानी को डालती हूँ तो मेरा कोई दूसरा वाला ए डैश कंपाउंड फॉर्म होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे पानी को ऐड किया है, और जब भी मैं पानी को ऐड करती हूँ, यानी कि जब भी मैं एडिशन करवाती हूँ वाटर का, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने इस कंपाउंड का डाइल्यूशन करा है। तो सपोज पहले इसका कंसंट्रेशन था 100%, ठीक है, ये है इसका कंसंट्रेशन का वैल्यू। जब मैंने इसके अंदर में पानी को ऐड किया तो उसका जो कंसंट्रेशन था वो 70% हो चुका है। सपोज वैल्यू लेके चल रहे हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या जाना कि जब मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर में पानी को ऐड करती हूँ, यानी कि जब मैं किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाती हूँ, तो हमेशा जो उसका कंसंट्रेशन होता है वो कम हो जाता है। एकदम सिंपल सी चीज़ लेंगे हम लोग। अगर सपोज मैं आपकी बात करूँ कोई भी चीज़ को, सपोज आप शुगर लेते हो, ठीक है, शुगर आपने एक शुगर ली है जिसमें पानी कम है और एक शुगर है जिसमें पानी ज़्यादा है। तो आप वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि वो शुगर का सोल्यूशन, मतलब वो शक्कर का पानी जिसमें पानी कम है, वहाँ पे शक्कर का कंसंट्रेशन कैसा है? ज़्यादा। जब आपने वही शक्कर के पानी में पानी और बहुत सारा ऐड कर दिया, मतलब आपने शुगर सॉल्यूशन का और डाइल्यूशन करवाया, तो और पानी बहुत सारा ऐड हो चुका है। तो ऐसे केस में क्या हुआ? ऐसे केस में वो जो शक्कर थी उसका कंसंट्रेशन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। बस इतना समझ लो कि डाइल्यूशन मतलब पानी का एडिशन होता है। अगर आप किसी भी चीज़ में पानी को बहुत सारा ऐड करोगे तो उस चीज़ को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डाइल्यूशन बोलते हैं। जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाते हैं तो हमेशा उसका कंसंट्रेशन कैसा होता है? कम। उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हम लोग उसके अंदर पानी को ऐड कर रहे हैं। ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट जो है, अब हम लोग को वेरिएशन में स्टडी करना है, इसलिए पहले ही मैंने आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर करा दिया। चलिए स्टडी करेंगे वेरिएशन को।
देखेंगे वेरिएशन को। तो पहला जो वेरिएशन है, अगर मैं बात करती हूँ कंडक्टिविटी की, तो वेरिएशन आपके दो टाइप के आते हैं। पहला होता है आपका वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन के साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या वेरिएशन है, वो हम लोग सबसे पहले वाली कैटेगरी में देखेंगे। सेकंड कैटेगरी है आपका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ना, वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो हम लोगों को ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करना है कि इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी तो एक जैसा ही है, वेरिएशन उनका सेम ही रहेगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो कि इन दोनों का बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन सेम नहीं है। इसके केस में कुछ अलग चीज़ होगी, इसके केस में कुछ अलग चीज़ होगी। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ ना, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसका नाम ही है इलेक्ट्रिकल, तो इसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अलग रहेगी। इसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी, तो इसका कुछ ना कुछ अलग रहेगा। देखेंगे इसको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो होती है आपका कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है आपका कंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो होती है कंडक्टेंस, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में। और अगर मैं बात कर रही हूँ मोलर कंडक्टिविटी की, मोलर कंडक्टिविटी वो होती है आपकी कंडक्टेंस इन 1 मोल। ठीक है, तो देखो इनका डेफिनेशन का ही डिफरेंस अलग अलग है, मतलब इनका एक्सप्लेनेशन तो कम्प्लीटली डिफरेंट ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रहती है उसी का मतलब होता है कंडक्टेंस, लेकिन यूनिट वॉल्यूम में। और जो भी मेरी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसी का मतलब होता है कंडक्टेंस इन 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखो उसका नाम ही है मोलर कंडक्टिविटी, मतलब वहाँ पे जो आपकी कंडक्टिविटी रहेगी, वहाँ पे जो आपका कंडक्टेंस रहेगा वो 1 मोलर सॉल्यूशन में ही रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आपने कोई भी एक कंपाउंड लिया है, कोई भी एक आपने कंपाउंड लिया है, अगर आप उस कंपाउंड के अंदर में डालते हो पानी को, ठीक है, अगर आपने उस कंपाउंड के अंदर में डाला है पानी को, मतलब ही आपने उस कंपाउंड का करवाया है डाइल्यूशन। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड के अंदर में पानी को डालते हैं तो उसी का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, हम लोगों ने उस कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई दूसरा कंपाउंड आपको रहेगा, मिलेगा, कंपाउंड डैश ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये जाना कि पहले इसका कंसंट्रेशन जो था वो था C1, अब नेक्स्ट इसका कंसंट्रेशन है C2। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जब मैंने डाइल्यूशन करवाया, ध्यान से देखना, ऑन डाइल्यूशन, जब मैं डाइल्यूशन करवा रही हूँ तो इसी का मतलब मैं उसके अंदर में पानी को ऐड कर रही हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने कोई कंपाउंड लिया है, जब आपने उसके अंदर में पानी डाला है, इसी का मतलब आपने उस कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाया है, तो उसमें पानी के भी आयंस आ जाएंगे। तो आपके जो भी टोटल नंबर ऑफ आयंस है, टोटल नंबर ऑफ आयंस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ ये जाना कि जब भी मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर में पानी को ऐड करती हूँ, यानी कि मैं किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाती हूँ, तो पानी ऐड करने से पानी के आयन बढ़ गए उस कंपाउंड में। अगर पानी के आयन उस सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं तो आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। लेकिन बट जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस है ना, टोटल नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस है यूनिट वॉल्यूम में, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ ये जाना कि अगर पानी के आयन ऐड हो गए तो टोटल नंबर ऑफ आयन बढ़ गए। अगर टोटल नंबर ऑफ आयन आपके बढ़ जाते हैं, इसी का मतलब जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस है यूनिट वॉल्यूम में, वो कम होते हैं।
मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ आयंस आपके बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, आपको समझना पड़ेगा। ओवरऑल आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना यूनिट वॉल्यूम की, एक यूनिट वॉल्यूम में, तो वहाँ पे आपके नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में अगर मुझे स्टडी करना है कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन को, तो मैंने यहाँ ये जानना कि यूनिट वॉल्यूम में एक्चुअली आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, कम। क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यूनिट वॉल्यूम में जज किया जाता है, और यूनिट वॉल्यूम में आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होंगी ऑन डाइल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, तो दिमाग में क्वेश्चन देखो, आपने हमेशा से सोचा होगा कि अगर मैं पानी को ऐड करता हूँ नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, और पेपर में वही लिख के आ जाते हो। बट दिमाग में फिट कर लो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ आयंस नहीं होता है, नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम होता है। और नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं। इसीलिए आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ साथ डिक्रीज होती है। बट अगर मैं बात करती हूँ मोलर कंडक्टिविटी की, तो वहां पे भी वैसी चीज करेंगे हम लोग। अगर मैंने कोई कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड के अंदर अगर मैं डालती हूँ पानी को, तो वहां पे आपका कुछ ना कुछ कंपाउंड डैश आपको मिलेगा। ठीक है, अगर मैं किसी भी कंपाउंड में पानी को ऐड करती हूँ, इसी का मतलब मैं क्या करवा रही हूँ, इसी का मतलब मैं उस कंपाउंड का करवा रही हूँ डाइल्यूशन। तो मैंने यहाँ ये जानना कि ऑन डाइल्यूशन अगर मैं पानी को ऐड करती हूँ, अगर मैं किसी भी कंपाउंड का डाइल्यूशन करवाती हूँ, द टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि मोलर कंडक्टिविटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस के ऊपर में। सिर्फ और सिर्फ वो टोटल नंबर ऑफ आयंस के ऊपर में ही डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं डाइल्यूशन करवा दूँ किसी भी कंपाउंड का, इसी का मतलब अगर मैं किसी भी कंपाउंड के अंदर में पानी को ऐड करवा दूँ, ठीक है, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आयंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन, इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मतलब पानी के एडिशन के साथ साथ, डाइल्यूशन कराने के साथ साथ मेरी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे आगे। ठीक है, आगे सबसे पहले अगर मुझे जानना है तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखेंगे, सबसे पहली चीज़ ये बताई मैंने आपको कि कंडक्टिविटी के दो टाइप्स होते हैं। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, एक होती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी को ऐड करना। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर पानी को ऐड करते हो तो केमिस्ट्री के वर्ड में आप उसको डाइल्यूशन बोलते हो। ठीक है, अब मुझे स्टडी करना है वेरिएशन। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम के ऊपर में डिपेंड करती है। इन यूनिट वॉल्यूम बहुत बहुत काम की चीज़ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, बट मोलर कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आयंस के ऊपर में। अब देखेंगे आगे, अगर आपने कोई भी सॉल्यूशन लिया है तो उसमें आपने अगर पानी को ऐड किया तो पानी के आयंस बढ़ गए, मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस क्या हुए, बढ़े। टोटल नंबर ऑफ आयंस इधर भी बढ़े, टोटल नंबर ऑफ आयंस इधर भी बढ़े। अब मुझे एक बात बताओ कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ आयंस के ऊपर ही डिपेंड करती है। यहाँ पे आपने जब पानी को डाला तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, तो सीधी सीधी बात यहाँ पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो भी क्या होंगी, बढ़ेगी डाइल्यूशन के साथ साथ। बट यहाँ पे भले आपके टोटल नंबर ऑफ आयंस बढ़े, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम आपके कम हुए। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है ना, वो टोटल नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम के ऊपर में डिपेंड करती है। इसलिए जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ना, वो डाइल्यूशन के साथ साथ डिक्रीज होती है। चलिए देखेंगे आगे। चलिए, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में कुछ भी स्कोप नहीं है हमारी स्टडी करने का, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये जाना
कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ साथ। अब मुझे एक बात बताओ, ये डाइल्यूशन करने के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पे मुझे स्टडी करने का कोई भी स्कोप नहीं है क्योंकि वो डिक्रीज हो रही है। बट अगर मैं बात करती हूँ मोलर कंडक्टिविटी की, तो जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के साथ साथ। मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, एक्चुअली बर्थ लेता है आपके इंटरेस्ट, और वो चीज़ ये कहती है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है आपकी वो डाइल्यूशन के साथ साथ इंक्रीज कैसे हो रही है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इंक्रीज तो हो रही है बट उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी with concentration in case of variation of molar conductivity with concentration in case of, हम लोगों को दो चीज़ों के अंदर में स्टडी करना है मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन को कंसंट्रेशन के साथ। जो पहला पॉइंट है वो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो सेकेंड वाला पॉइंट है आपका वो है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। मतलब हम लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में स्टडी करना है मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे होता है कंसंट्रेशन के साथ में। चलिए देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बुक में आपको पहले इस चीज़ को समझाया गया है, फिर आपको इस चीज़ को समझाया गया है, लेकिन हम लोग वैसा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी। देखेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी की कंसंट्रेशन के साथ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे जानी वो ये है कि इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स में पढ़ा, सॉल्यूशन में भी पढ़ा कि इसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट, यह आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली टूट जाएगा, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, ठीक है, जब मैं उसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में डालूंगी। तो अब मुझे एक बात बताओ, ऑन डाइल्यूशन अगर मैंने इसके अंदर में पानी को ऐड किया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले से ही खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग था, वो पहले से ही अपने आप में मस्त था, वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग था और वो पूरी तरह से टूटने वाला था। तो उसमें पानी डालो या पानी नहीं डालो, उसका डाइल्यूशन कराओ या डाइल्यूशन मत कराओ, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ऑन डाइल्यूशन इट हैव नो इफेक्ट, इट शोज नो इफेक्ट। मतलब मैं ऐसा कह सकती, जो अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग है, जो अपने आप में ही पावरफुल है, वो कंप्लीटली टूट जाएगा। तो अगर उसमें पानी डाला या पानी नहीं डाला, उसका डाइल्यूशन कराया या नहीं कराया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उसकी कंडक्टिविटी के ऊपर में, ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन इट शोज नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी वैल्यूज। बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं दिखाता है वो, ठीक है। अब मैं अगर बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ जो जानी वो ये है कि इसका नाम ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक है ना, ये अपने आप में कैसा है, कमजोर है ना, इसलिए इसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अब एक बात बताओ कि इसका नाम था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरी तरह से टूट गया क्योंकि उसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कमजोर वाला इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या ये पूरी तरह से डिसोसिएट होगा? नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। मतलब जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही कैसा है, वीक, तो वो पूरी तरह से टूटेगा ही नहीं। फिर आगे मैंने यहाँ ये जाना कि ऑन डाइल्यूशन अगर मैं उसके अंदर में पानी को ऐड करवा देती हूँ
यानी कि अगर मैं उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवा देती हूँ तो जो भी मेरी मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला अपने आप में ही बिंदास है, अपने आप में ही मस्त है और स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी तरह से टूट जाता है। तो पानी डालो या नहीं डालो, डाइल्यूशन कराओ या नहीं कराओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट वीक, उसका नाम ही है वीक, वो बोल रहा है मैं कमजोर हूँ, मैं पूरी तरह से टूट नहीं सकता। तो अगर मेरे अंदर पानी को ऐड किया, इसी का मतलब मेरा डाइल्यूशन करवाया, तो मैं मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जो है वो इंक्रीज करा दूंगा, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। आगे हम लोग देखेंगे ग्राफ को। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि आपको ये वाला जो ग्राफ अभी मैं बताने वाली हूँ, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आपको इस ग्राफ को पढ़ते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। आप लोग क्या करते हो, इस ग्राफ को बस रट्टा मार लेते हो कि ये ग्राफ ऐसा है, ये इसको स्ट्रॉन्ग बोल दूंगा, इसको वीक बोल दूंगा, काम हो जाएगा मेरा। बट आपको समझना है, अगर आप उस ग्राफ को रट्टा मार के जाते हो ना, तो आप उस चीज़ को वहाँ लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने रट्टा मारा है। तो आप समझो वो ग्राफ को, मैं आपको एकदम बेस्ट तरीके से वो ग्राफ समझा के दूंगी। ठीक है, देखेंगे उसको। चलिए, अब हम लोग करेंगे ग्राफिकल एनालिसिस। ये है आपका ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, तो मैं ड्रॉ कर रही हूँ आपके ग्राफ को। ठीक है, तो जो भी आपका वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी को। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है मोलर कंडक्टिविटी को। और एक्स एक्सिस जो है आपकी, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है आपके कंसंट्रेशन को। मतलब मैं कह सकती हूँ स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन को मैंने लिया है। समझा या नहीं? तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रही हूँ, मोलर कंडक्टिविटी के वेरिएशन की कंसंट्रेशन के साथ, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ वो है ग्राफिकल एनालिसिस। क्योंकि अगर मैंने ग्राफिकल एनालिसिस नहीं पढ़ा तो मैं ये दोनों चीज़ों को समझ ही नहीं सकती हूँ। इसलिए सबसे पहले हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस को देख रहे हैं। याद रखना है, जब भी आप लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो आप ग्राफ तो रट्टा मार के जाते हो, बट आपको पता ही नहीं होता है कि एक्स एक्सिस पे क्या लेना है और वाई पे, और पेपर में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि ये वेरिएशन किसका है, मोलर कंडक्टिविटी का। इसलिए मैंने वाई एक्सिस पे किसको लिया है, मोलर कंडक्टिविटी को। किसके साथ में स्टडी करना है, कंसंट्रेशन के साथ, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस पे किसको लिया है, कंसंट्रेशन को। अगर आपको ये चीज़ समझ जाए तो ग्राफ के ये चीज़ों को लेबल करना आपके लिए कोई भी बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। सबसे पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो कि अगर आप करवा रहे हो डाइल्यूशन, मतलब ही आप कंसंट्रेशन को कम करवा रहे हो। इतना समझ लो यार, समझ लो, नहीं तो भूल जाते हो। अगर आप डाइल्यूशन करवा रहे हो, इसी का मतलब आप पानी को ऐड कर रहे हो, तो आप उस चीज़ का कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। ये चीज़ दिमाग में फिट कर लो। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना, ध्यान से सुनो, आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये बहुत लीनियरली वैरी कर रहा है, बहुत लीनियरली वैरी कर रहा है। ये है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। तो दिस इज फॉर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ये, मतलब ऐसा सेक्शन जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ कुछ इस तरीके से वैरी करती है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो भी आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी है ना, वो लीनियरली कुछ इस तरीके से वैरी करेगी। देखो, एक्सपोनेंशियली वैरी करती है वो। आप समझेंगे इस चीज़ को, ग्राफ देखे कुछ भी समझ में नहीं आता है, बट इसको डायरेक्टली समझ सकते भी नहीं है, तो हम लोग अब समझेंगे इसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि मैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। समझो, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको जो बताई वो ये है कि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग
और वीक के केस में इंक्रीज ये स्टडी कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो आपका कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, मतलब वो आपका पूरी तरह से टूट जाता है। तो आपका जो होता है डाइल्यूशन का कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में मस्त है, टूट जाता है, डाइल्यूशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवाती हूँ, ध्यान से देखो, आप जब ग्राफ को पढ़ते हो ना तो आप ग्राफ को कुछ इस डायरेक्शन में पढ़ते हो, लेकिन इतना दिमाग में फिट कर लो, डाइल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन को कम करना। तो आपको इस डायरेक्शन में देखना है, आपको लेफ्ट साइड में देखना है, क्योंकि जब आप राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हो ना, तभी जाके आप अपने कंसंट्रेशन को कम कर रहे हो। चलिए, तो अब मैं अगर डाइल्यूशन करवाना चाह रही हूँ, इसी का मतलब मुझे कंसंट्रेशन को कम करवाना है। तो कंसंट्रेशन जो है वो आपका कम हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो जब भी मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ तो मेरा डाइल्यूशन हो रहा है और मेरा कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम। आप हमेशा लेफ्ट टू राइट देखते हो, बट आप अपने दिमाग में फिट कर लो, हम लोग यहाँ पे डाइल्यूशन के साथ स्टडी कर रहे हैं, मतलब ही हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं। तो मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, क्योंकि तभी मेरा कंसंट्रेशन क्या होगा, कम। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उसमें पानी डालो या नहीं डालो। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पानी को डालती हूँ, मतलब ही मैं उसका डाइल्यूशन कम करवाती हूँ, मतलब ही कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो आपका जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है वो लीनियरली वैरी कर रही है। वो किस तरीके से वैरी कर रही है, लीनियरली वैरी कर रही है। आप अगर ध्यान से देखते हो तो आपको जो ग्राफ दिख रहा है वो बहुत ही लीनियर टाइप का ग्राफ दिख रहा है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है, अगर आप कंसंट्रेशन को कम करवाते हो, इसी का मतलब आप डाइल्यूशन करवाते हो, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लीनियरली वैरी करती है विद डाइल्यूशन, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैरी लीनियरली विद अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन, ठीक है। देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, अगर मैं बात करती हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये जो नीचे वाला ग्राफ है ना, ये है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का। नीचे वाला जो कर्व है या ग्राफ है वो है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट का। उसके केस में मैंने ये जाना कि अगर मैं डाइल्यूशन करवाती हूँ, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम करवाती हूँ, तो जो भी मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि यहाँ पे रैपिड इंक्रीज हो रहा है, रैपिड इंक्रीमेंट हो रहा है इन कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जब आपका कंसंट्रेशन कम होगा, जब आप डाइल्यूशन करवाओगे, तो जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो बहुत 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 फास्ट रैपिडली इंक्रीज होगी विद डाइल्यूशन। समझा या नहीं? चलिए देखेंगे आगे। उससे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे मैंने यहाँ पे क्या जाना देखेंगे हम लोग। अब आगे की जो बात है वो ये है कि यहाँ पे आपकी मोलर कंडक्टिविटी आपने ली है और मोलर कंडक्टिविटी को आप ओल्डर ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो जो भी आपकी मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो गिवन होती है बाय वन इक्वेशन। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन ये कहता है कि जो भी आपका मोलर कंडक्टिविटी होता है ना, उसी का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फाइनाइट डाइल्यूशन माइनस ए रूट सी। ये होता है आपका एक्सप्रेशन जो आप लोग इस ग्राफ से निकालते हो मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे आपका ये है, समझ जाओ बस ऐसा, y है इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। ये बिल्कुल आपका इसी टाइप का कोई ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप लोग इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हो। उसका रीज़न ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका ग्राफ लीनियर है, और जब भी आपका ग्राफ लीनियर रहता है तो वहाँ पे आप इक्वेशन को डिनोट कर सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आपका लीनियर है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है। तो वो इक्वेशन ये कहता है y, मतलब देखो मोलर कंडक्टिविटी को आपने y एक्सिस पे लिया है तो y के जगह पे ये आया, ठीक है। x के जगह पे आपका रूट ऑफ कंसंट्रेशन आया, क्योंकि आपने x एक्सिस पे कंसंट्रेशन का रूट लिया है, ठीक है। ये है आपका इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो इस y इंटरसेप्ट को देखो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। जो भी आपका ये वाला टर्म है ना, ये वाला टर्म, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये है आपका y इंटरसेप्ट।
तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, देखो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है क्योंकि टॉपिक भी है आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का, लेकिन हम लोग इसको समझ सकते हैं अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका उल्टा ट्रायंगल होता है ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ये जो भी आपका ट्रायंगल और नॉट है ना वो बताता है आपको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो भी आपका C है वो रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, और जो भी यहाँ पे आपका A है वो रिप्रेजेंट करता है किसी ना किसी कांस्टेंट को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आगे यहाँ ये जाना कि आप अगर ग्राफ को ध्यान से अपनी आंखें खोल के और दिमाग खोल के देखते हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ में तो मुझे ऐसा कुछ दिखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि जो भी मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है वो बहुत ही अजीबोगरीब ग्राफ है, अजीबोगरीब ही ग्राफ कर्व है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मुझे स्ट्रेट ग्राफ देखने को मिल रहा था, इसीलिए वहां पे मैंने इक्वेशन बता दिया, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मुझे ऐसा कोई कर्व देखने को मिल ही नहीं रहा है, स्ट्रेट तो बिल्कुल ही नहीं है, कुछ तो भी अजीबोगरीब ही कर्व है। तो क्या इस अजीबोगरीब कर्व के लिए या कुछ अलग ही टाइप के कर्व के लिए मैं कोई इक्वेशन लिख सकती हूँ? नहीं। तो यहाँ पे मैं किसी भी इक्वेशन से उस चीज को डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे कि मेरा कर्व है बिल्कुल का बिल्कुल सीधा, मतलब है लीनियर, तो मैं वहाँ पे इक्वेशन से उसको डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मैं इस ग्राफ की हेल्प से, मतलब इस इक्वेशन की हेल्प से सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकती हूँ। आपकी जो भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब जब पानी बहुत ज़्यादा मैं ऐड कर दूंगी तो मैं वो भी यहाँ से स्टडी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास है इक्वेशन। बट आगे मैंने यहाँ ये जानना कि अगर मैं बात कर दूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जैसे कि कर्व भी बहुत अजीबोगरीब है, तो मैं इस कर्व को कैसे स्टडी करूँ? दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई इक्वेशन ही नहीं है जिसकी हेल्प से मैं इसको स्टडी कर सकती हूँ। इसको कर सकती हूँ क्योंकि इसके पास इक्वेशन है, कर्व भी है सीधा, यहाँ तो कर्व अजीबोगरीब है, तो मेरे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है। इसलिए यहाँ से आपकी इस पिक्चर के अंदर में एंट्री होती है कोहल-रोशस की, क्योंकि जो आपके कोहल-रोशस नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी स्टडी कर सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कोई इक्वेशन नहीं है तो भी, तब भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी कर सकते हैं। तो ये बताया आपके कोहल-रोशस अंकल ने। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कोहल-रोशस अंकल की जो थ्योरी उन्होंने लाई वो। सबसे पहली चीज तो ये है, आप लोग कोहल-रोशस लॉ की थ्योरी को पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल भी कर लेते हो, बट आपको समझता ही नहीं लास्ट तक कि कोहल-रोशस अंकल ने किसके बारे में बताया है। तो दिमाग में इतनी चीज फिट कर लो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करने के लिए तो ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी करने के लिए नहीं है। इसीलिए कोहल-रोशस अंकल ने मुझे जो स्टडी करने के लिए बताया है वो किसके बारे में बताया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो कोहल-रोशस अंकल की थ्योरी देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कभी कभी एमसीक्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोहल-रोशस लॉ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक के लिए। आपको याद रखना है स्ट्रॉन्ग के लिए तो इक्वेशन था, वीक के लिए नहीं था। तो कोहल-रोशस जो लॉ है आपका, जो भी कोहल-रोशस अंकल की थ्योरी है वो किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस लाइन को मैं यहाँ तक एक्सपांड भी कर सकती हूँ, मतलब मैं इस लाइन को, ये स्ट्रेट वाली लाइन को एक्स्ट्रापोलेट भी कर सकती हूँ। एक्स्ट्रापोलेट करना मतलब क्या होता है कि वो लाइन को किसी भी लाइन से आप जोड़ रहे हो स्केल की हेल्प से, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। आप बुक में देखे होंगे आपने एक्स्ट्रापोलेशन वर्ड, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि एक्स्ट्रापोलेशन होता क्या है। तो जब हम लोग किसी भी लाइन को एक्सपांड करते हैं स्केल की हेल्प से, पेंसिल और स्केल की हेल्प से, तो उस चीज को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, देखेंगे कोहल-रोशस अंकल की थ्योरी किसके लिए होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। देखेंगे कोहल-रोशस लॉ बहुत ज्यादा काम का लॉ है, पेपर में हर साल या एक साल के इंटरवल पे नहीं, मैं बोलूंगी हर साल ये लॉ पूछा जाता है। इसलिए आप जब पढ़ोगे इस लॉ को तो एकदम ध्यान देके पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। कोहल-रोशस लॉ, कोहल-रोशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस
at infinite dilution for weak electrolyte. देखो इस लॉ का नाम ही कितना बड़ा है और लॉ के नाम में ही सब कुछ छुपा है। लॉ का नाम है कोहल-रोशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कोहल-रोशेस लॉ हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही स्टडी करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है, एक ये है इक्वेशन है जिसकी हेल्प से मैं उस चीज़ को स्टडी कर सकती हूँ। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मेरे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोहल-रोशेस लॉ की हेल्प से। तो यहाँ पे ये जो लॉ कहता है, सबसे पहले तो मैं इसका सेंटेंस लिख देती हूँ, फिर समझते। बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ये लॉ आपका ये कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion migrates independently of its co-ion, independently of its co-ion or other ion and contributes to total molar conductivity. At infinite dilution. चलिए समझते हैं इस चीज को। मैंने सेंटेंस तो लिख दिया है, मुझे पता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। देखेंगे इस चीज को। ये चीज आपकी ये कहती है कि जब मैं बात कर रही हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, मतलब जब मैंने पानी को बहुत ज्यादा ऐड कर दिया है, जब मैं बात कर रही हूँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो देखो इसका नाम ही कह रहा है कोहल-रोशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। में लॉ ही बोल रहा है कि आपका जो डाइल्यूशन है वो कैसा है, इनफाइनाइट, इसलिए मैंने कहा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपने इस लॉ के सेंटेंस में ही देखा कि यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन हो रहा है आयंस का, तो बस मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पे लिख दी है कि जब आपका मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा रही हूँ, जब मैं किसी भी चीज़ के अंदर में पानी को बहुत ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवा रही हूँ, तो जो भी हर एक आयन होता है ना, वो अपनी मर्जी के साथ माइग्रेट होता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वो वैसे माइग्रेट करता है। तो यहाँ लिखा है ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, क्योंकि लॉ का नाम ही है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसका मतलब लॉ ये कहता है कि हर एक आयन अपनी मर्जी के हिसाब से, हर एक आयन इंडिपेंडेंटली मूव होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है, ईच आयन माइग्रेट इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, क्योंकि लॉ ही कहता है कि उनका इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है। कोई किसी की नहीं सुनता, सब अपने अपने दिल की करते हैं, अपनी अपनी मन की करते हैं और अपने अपने हिसाब से माइग्रेट होते हैं। फिर आपको ये कहा गया है कि वो जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल मोलर कंडक्टिविटी को। कैसे, वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मैं बात कर रही हूँ ना वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो जो भी आपकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी होती है ना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसी का मतलब होता है n प्लस इंटू लैम्डा प्लस n माइनस इंटू लैम्डा माइनस। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये आया तो आया कहाँ से, तो अब देखेंगे इसको। चलिए देखेंगे। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि सपोज ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, और जब भी आपका पॉजिटिव चार्ज आता है तो आप उसको कटायन बोलते हो, जब भी आपका नेगेटिव चार्ज आता है तो आप उसको अनायन बोलते हो। तो एक है आपका कटायन, एक है आपका अनायन। ध्यान से देखो, जब मैं कटायन और अनायन को एक दूसरे के साथ मिला रही हूँ, ऐड कर रही हूँ, तो वो आपकी टोटल मोलर कंडक्टिविटी के बराबर आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये मैंने जाना कि जो भी आपके आयन होते हैं, कटायन और अनायन, वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल मोलर कंडक्टिविटी। देखो इधर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ये जाना, ये लॉ मेरा ये कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हर एक आयन अपनी मर्जी के साथ घूमता है, हर एक आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है, और वो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल टू द
मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका लैम्डा नॉट है वो है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप एक बात मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखा है? क्योंकि मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्टडी करती हूँ। जो भी आपका N+ है उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन। जो भी आपका N- होता है उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। जो भी आपका लैम्डा प्लस होता है नॉट का वो होता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन। और जो भी आपका लैम्डा माइनस होता है ना वो होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अनायन। ठीक है, तो आई होप आपका कोहल-रोशस लॉ एकदम बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन हो गया है। देखो क्या आपको यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गया? तो कोहल-रोशस लॉ ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसएडवांटेज थे, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो कमी थी कि इक्वेशन नहीं मिल रहा था, वो इक्वेशन उसने दे दिया। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब कोहल-रोशस लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब हम लोग को जो नेक्स्ट पार्ट देखना है ना वो है आपका अप्लीकेशन ऑफ कोहल-रोशस लॉ। और अप्लीकेशन ऑफ कोहल-रोशस लॉ से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स केसेस में बोर्ड का पेपर देखो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आया है। एमसीक्यू नहीं आया है तो आपको 2 मार्क का न्यूमेरिकल आया है, इसलिए ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ में तो आपको सीधा सीधा समझ गया कि बस आपको एक ही इक्वेशन यूज़ करना है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी इक्वेशन के ऊपर आएंगे, जो भी एमसीक्यू आएंगे वो इसी इक्वेशन के ऊपर में आएंगे। बट उससे पहले आपको कोई भी सॉल्ट को तोड़ते आना चाहिए। अगर आपको सॉल्ट को बराबर तरीके से तोड़ते ही नहीं आता है ना तो आप इस चीज़ को कर ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्ट को तोड़ना, उसके बाद करेंगे इस चीज़ को ऊपर उसको अप्लाई। चलिए देखेंगे आगे मैंने क्या जाना। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ NaCl की, अगर मैं कोई भी आपका NaCl टाइप का सॉल्ट ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इस NaCl को तोड़ना चाहती हूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो इधर सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये जानी कि इस NaCl को अगर मैं तोड़ रही हूँ तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ Na+ और Cl- के टर्म्स में, येस और नो, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी क्या है 1, तो आपके सोडियम भी कितने हैं 1 और Cl भी कितने हैं 1, इसलिए मैंने दोनों के सामने 1 1 लिख दिया। अब आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी क्लोरीन के नीचे रहेगा वो इस सोडियम का चार्ज बन जाएगा, जो भी सोडियम के नीचे नंबर रहेगा वो इस क्लोरीन का चार्ज बन जाएगा। समझा या नहीं? तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि मेरे सॉल्ट का नाम ही है NaCl, तो यहाँ पे Na भी कितने हैं 1, Cl भी कितने हैं 1, Cl के नीचे जो भी नंबर रहेगा ना वो आपके Na का चार्ज बनेगा। तो Cl के नीचे कितना नंबर है 1, इसलिए Na का भी चार्ज कितना है 1+। इस सोडियम के नीचे कितना नंबर है 1, तो इस Cl का चार्ज क्या बन जाएगा 1-। समझा या नहीं? तो अगर मुझे लिखना है, सपोज अगर मुझे लिखना है इस तरीके से कि लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ Na+ + Cl-। लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ, क्योंकि जो भी आपका NaCl है उसी का मतलब क्या है Na+ और Cl-, है या नहीं। तो जब मुझे इस चीज़ को तोड़ना है, कोई भी सॉल्ट आपको पेपर में दिया जाए तो सबसे पहले आप उसको अपने लिए साइड में तोड़ के देख लो। तोड़ने से क्या होगा ना, अगर आप डायरेक्ट करने के पीछे भागे तो आप वहाँ नंबर देते वक्त गड़बड़ी कर दोगे, इसलिए आप डायरेक्ट नंबर देते के पीछे मत भागो, पहले आप साइड में अपने लिए रिएक्शन को तोड़ के देख लो कैसा होता है। ठीक है, देखो इधर यहाँ पे सोडियम के सामने है 1 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1 × दिस। यहाँ पे क्लोरीन के सामने 1 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 1 × दिस। अगर मैं बात करती हूँ आपके KCl सॉल्ट की, फॉर KCl सॉल्ट, तो साइड में अगर आपको KCl पूछा जाए तो आप KCl को अपने लिए तोड़ लो। तो मैंने यहाँ पे ये जानना कि ये है मेरा KCl सॉल्ट, तो KCl को अगर मैं तोड़ने जाऊँगी तो एक फॉर्म होगा K+ और एक फॉर्म होगा Cl-।
देखो इधर ध्यान से, इस K के नीचे में है 1 और इस Cl के नीचे में है 1, मतलब आपके K कितने हैं 1, आपके Cl भी कितने हैं 1। जो भी आपका Cl के नीचे नंबर रहेगा वो इस K का चार्ज रहेगा, जो भी आपके K के नीचे नंबर रहेगा वो आपका Cl का चार्ज रहेगा। तो Cl के नीचे कौन सा नंबर है 1, इसलिए K का चार्ज कितना है 1 प्लस। K के नीचे कौन सा नंबर है 1, तो Cl का चार्ज कितना है 1 माइनस। तो अगर मुझे लिखना है इसका लैम्डा नॉट ऑफ KCl तो मैं कैसे लिखूंगी K प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 1 इंटू, यहाँ पे भी मैं लिखूंगी 1 इंटू, क्योंकि दोनों के सामने कौन सा नंबर है 1। चलिए करेंगे आगे का एग्जाम्पल। अब देखना ध्यान से, एकदम काम का एग्जाम्पल है ये। अगर मैं बात करती हूँ आपके ये वाले एग्जाम्पल की, जैसे कि मैंने लिया है BaOH 2 टाइम्स की, पहले मैं BaF2 ले लेती हूँ। अगर मैं ले रही हूँ BaF2 को, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन इस BaF2 वाले सॉल्ट के लिए देना है तो सबसे पहले आपको इस सॉल्ट को तोड़ना पड़ेगा। तोड़े बिना आप ये वाला काम नहीं कर सकते, तोड़ के चीज़ें एक्यूरेट आएगी, अदरवाइज डायरेक्ट करने के पीछे गए तो मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। अब आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस बेरियम के नीचे में कोई भी नंबर नहीं लिखा है, और जहाँ पे भी कोई भी नंबर नहीं लिखा रहता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। तो अगर मैं इसको तोड़ने जाती हूँ तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है बेरियम, और दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है फ्लोरीन, बेरियम और फ्लोरीन, इसलिए मैंने उनको लिख लिया, ठीक है। देखेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जानना, इस बेरियम के नीचे कितना नंबर है 1, तो बेरियम कितने हैं 1। इस फ्लोरीन के नीचे कितना नंबर है 2, तो फ्लोरीन कितने हैं 2। समझा या नहीं, जो नंबर उसके नीचे में रहता है वो उतने ही टाइम रहता है। अगर मुझे देना है चार्ज तो मैं क्या करूँगी, जो भी नंबर है फ्लोरीन के नीचे वो बन जाएगा इस बेरियम का चार्ज, जो भी नंबर है इस बेरियम के नीचे वो बन जाएगा इस फ्लोरीन का चार्ज। तो फ्लोरीन के नीचे आपका नंबर आ रहा है 2, तो बेरियम का चार्ज कितना रहेगा +2। बेरियम के नीचे आपका नंबर आ रहा है 1, तो फ्लोरीन का चार्ज कितना रहेगा 1 माइनस। समझा या नहीं, देखेंगे इसका। अगर मुझे लिखना है इसके लिए भी लैम्डा नॉट ऑफ BaF2, तो मैं कैसे लिखूंगी, लैम्डा ऑफ Ba2 प्लस लैम्डा ऑफ F माइनस, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि इस बेरियम के सामने कौन सा नंबर है 1, इसलिए 1 इंटू, इस फ्लोरीन के सामने कौन सा नंबर है 2, इसलिए 2 इंटू। याद रखना है, यहाँ पे आप लोग ये 2 से मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हो, पता नहीं क्यों भूल जाते हो, बट आपको याद रखना है कि इस 2 से मल्टीप्लाई करना आपको नहीं भूलना है, ठीक है। चार्ज देते वक्त चार्ज ध्यान से देना है, एग्जामिनर चार्ज को भी देखता है कि चार्ज आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो चार्ज देना मैंने आपको सिखा दिया। इस नंबर के नीचे वाला इसका चार्ज बन जाएगा, इस नंबर के नीचे वाला इसका चार्ज बन जाएगा, जो भी नंबर इसके नीचे वही नंबर उसके सामने आता है। अगर कोई नंबर सामने आ रहा है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है, आप भूल जाते हो मल्टीप्लाई करना इस 2 से इसको, और आंसर गलत आता है। एग्जामिनर ये दोनों केसेस तो पेपर में देता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हर एक बच्चे को आता है, असली में आना यहाँ पे चाहिए। चलिए अगर मैं आपका करवाऊँ एक और एग्जाम्पल BaOH2 का, तो आगे मैंने यहाँ ये जाना कि अगर मैं इसको भी तोड़ना चाहती हूँ तो इस B के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, Ba प्लस OH, ठीक है। Ba कितने हैं 1, OH कितने हैं 2, जो भी इस OH के नीचे में है वो Ba का चार्ज बन जाएगा, मतलब +2, जो भी इस Ba के नीचे है वो OH का चार्ज बन जाएगा 1 माइनस, ठीक है। अगर मुझे लिखना है इसके लिए भी BaOH2 के टर्म्स में, तो मैं कैसे लिखूंगी, Ba2 प्लस OH माइनस, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, इस Ba के सामने 1 नंबर, इसलिए मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, इस OH के माइनस के सामने है 2 नंबर, इसलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 2 से। समझा या नहीं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर मैं सपोज एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ लेटेस्ट से एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड में आपकी होती है 2 चीज़ें, एक होता है आपका CH3COO माइनस और एक होता है आपका Na प्लस। तो अगर मुझे इसके लिए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू लैम्डा ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा ऑफ H प्लस। समझा या नहीं। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि यहाँ पे ये भी है एक, ये भी है एक, इसलिए मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, इसको भी मल्टीप्लाई करूँगी 1 से।
ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको, एसिटिक एसिड तो हर एक क्वेश्चन में आता है, इसके बिना तो शायद मुझे लगता है क्वेश्चन ही नहीं बनते। तो आपको ये वाला डिसोसिएशन तो आना ही चाहिए। इसको तोड़ेंगे तो एक तरफ बनेगा अनायन, एक तरफ बनेगा आपका कटायन, यस और नो। एक तरफ बनेगा आपका अनायन और एक तरफ बनेगा आपका कटायन। तो बस मैंने उसी को इस तरीके से लिख दिया है और वहाँ पे वो वैल्यू लिख दी। अगर मैं ले लूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लिया है HCl को, तो HCl को अगर मैं तोड़ने जाऊँगी तो कैसे टूटेगा, H+ और Cl- आयन, H+ भी है आपके 1, Cl- आयन भी है आपके 1। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँगी तो मैं कैसे लिखूँगी, HCl = लैम्डा ऑफ H+ प्लस लैम्डा ऑफ Cl- आयन। इसको भी करूँगी 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी करूँगी 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए आपको इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग करेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स को। तो अगर मैं बात कर रही हूँ आपके, अगर मुझे निकालना है CaCl2 के लिए, CaCl2 के लिए, ठीक है, तो देखेंगे इसको। तो सबसे पहले हमारा तो एक ही काम है, हम लोग को इसको तोड़ने का है। तो कैसे टूटेगा ये, इस कैल्शियम के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये टूटेगा कुछ इस तरीके से, कैल्शियम प्लस Cl, कैल्शियम प्लस Cl। कैल्शियम के नीचे कौन सा नंबर है 1, Cl के नीचे कौन सा नंबर है 2, ठीक है। जो भी आपका इस क्लोरीन के नीचे नंबर है वो इस कैल्शियम का चार्ज बनेगा, और कैल्शियम के नीचे वाला नंबर क्लोरीन का। तो इस कैल्शियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +2, इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा 1-। तो अगर मुझे लिखना है इसके लिए CaCl2 के लिए, तो मैं कैसे लिखूंगी, लैम्डा ऑफ Ca2 प्लस लैम्डा ऑफ Cl 1-। ठीक है, इस कैल्शियम के सामने कौन सा नंबर है 1, इस क्लोरीन के सामने कौन सा नंबर है 2। देखो 2 वाले पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस है, 100% गारंटी के साथ चांस है। 1 वाला आएगा नहीं, 2 वाला ही आएगा, क्योंकि आप यहाँ भूल जाते हो 2 से मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैं बोल रही हूँ याद रखो, आएगा गारंटी के साथ पेपर में आएगा, 3 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। ठीक है, आप करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका Na2 टाइम्स SO4। ठीक है, देखेंगे इस चीज को। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि क्या इस SO4 के नीचे कोई नंबर है, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1। अगर मैं इसको लिखना चाहती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ Na प्लस SO4, क्योंकि मुझे Na और SO4 दिख रहा है, इसलिए मैंने Na और SO4 को लिख दिया। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस सोडियम के नीचे है 2, इसलिए 2, इस SO4 के नीचे है 1, इसलिए 1। ठीक है, जो भी उसके नीचे होता है वो अपोजिट वाले का क्या बन जाता है, चार्ज। तो इस SO4 के नीचे है 1 नंबर, तो सोडियम का चार्ज कितना रहेगा 1+। इस सोडियम के नीचे है 2 नंबर, तो SO4 का चार्ज कितना रहेगा 2-। देखो आप लोग चार्जेस को रट्टा मारते हो, रिएक्शन को रट्टा मारते हो और सोचते हो कि हाँ इसमें ये वाले के ऊपर में यही चार्ज देने का है, यही चार्ज, आप रट्टा मान लेते हो। बट आपको अब समझ में आ गया ना कि आपको रट्टा नहीं मानना है, जो भी इसके नीचे रहेगा वो इसका चार्ज बनेगा। हमेशा केमिस्ट्री में जो भी इसके नीचे रहेगा वो इसका चार्ज बनेगा, समझा या नहीं। अब मुझे इसको लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, लैम्डा ऑफ Na 1 प्लस लैम्डा ऑफ SO4 2-। ठीक है, अब आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि इस सोडियम के सामने है 2 नंबर, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, इस SO4 के सामने 1 नंबर, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई। ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ के ऊपर में पहले करेंगे क्वेश्चन को। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम लोगों ने प्रॉब्लम 5.2 को स्किप किया है, तो ऐसा नहीं है। 5.2 का कंसेप्ट आने का है, पहले आपके 5.3 का कंसेप्ट आया है, इसलिए हम लोग पहले 5.3 वाले न्यूमेरिकल को स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग निकालना अपना पेज नंबर 95, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 5.3 को, जो कि बिल्कुल इसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर बाद में उस वाले को। ठीक है, देखेंगे इस चीज़ को। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम 5.3। प्रॉब्लम 5.3 में आपको दे रखा है कि जो भी आपका लैम्डा नॉट है ना Ca+2 का, उसका वैल्यू आपको दे रखा है 104। साथ ही साथ जो भी आपका है लैम्डा ऑफ Cl-, उसका वैल्यू आपको दे रखा है 76.4। साथ ही साथ जो भी वैल्यू है आपका लैम्डा नॉट का Na+ के लिए वो दे रखा है 50.1। साथ ही साथ जो भी वैल्यू है आपका SO4 2- आयन के लिए वो आपको दे रखा है 159.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हर किसी का यूनिट यही रहेगा। ठीक है, आपको वो बोल रहा है
कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2, आपको CaCl2 के लिए निकालना है, और लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4। ये नॉट का वैल्यू नीचे ऊपर लगाने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मुझे एक बात बताओ, फॉर्मूला आपके सामने है, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने अभी डिस्कस करवाया कि कैसे आता है, ठीक है। याद रखना है, पेपर में ये वाला न्यूमेरिकल 100%, 101% आएगा। बस वो क्या करेगा ना, वो ये वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। सेकेंड थिंग जो है, ये फॉर्मूला पेपर में गिवन नहीं रहेगा, आपको ये सॉल्ट का नाम दिया जाएगा। तो मैंने आपको सिखा दिया है कि फॉर्मूला कैसे बनाना है, रट्टा नहीं मानना है। फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको सिखाया मैंने। सबसे पहले सॉल्ट को तोड़ेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, और फिर ये फॉर्मूले को अपने लिए बनाएंगे। चलिए करेंगे। अब तो बहुत ही आसान है मेरे लिए करना है। लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2, क्या फॉर्मूला है, 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ C8+2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl1 माइनस, करेंगे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट। 1 इंटू Ca2 प्लस का वैल्यू कितना है 104, प्लस 2 इंटू Cl1 माइनस का वैल्यू कितना है 76.4। आराम से निकाल सकते हो उसका वैल्यू आपका कितना आएगा। इसका वैल्यू आता है 256.8, ठीक है। यूनिट आप लोग देख के छाप लेना, ठीक है। देखेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड केस के लिए, सेकंड केस अगर मुझे निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4, तो इसको देखो मैं कैसे निकालूंगी। इसका भी फॉर्मूला मेरे सामने है, क्योंकि अभी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया कि सॉल्ट को तोड़ने के बाद रिएक्शन कैसे आते हैं, चार्जेस कैसे आते हैं, नंबर कैसे आते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लैम्डा ऑफ Na1 प्लस 1 इंटू लैम्डा ऑफ SO4 2 माइनस, ठीक है। वैल्यू आपको दे रखा है Na प्लस का 50.1 प्लस आपको SO4 का वैल्यू दे रखा है 159.6। आप इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। इसका वैल्यू आता है 259.8। जो भी यूनिट आपका है ना, जो यूनिट उसी का है वही यूनिट इसका रहेगा, कोई भी फर्क नहीं आने वाला है। यूनिट वहाँ पे छाप लेना। तो है बहुत आसान, आसान तो बहुत ज़्यादा है। एडिशन करना बहुत ईजी है, लेकिन फॉर्मूला निकालना डिफिकल्ट काम है। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो हुआ आपका ये वाला पार्ट। यहाँ से आपका 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है, या तो आपका 1 मार्क का MCQ बनता है, या तो पेपर में अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो आपको कोहल-रोशस लॉ ही पूछ लेगा। अगर कोहल-रोशस लॉ आया तो ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अगर वो नहीं आया तो न्यूमेरिकल पूछेगा। बट दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपका गारंटी के साथ आएगा। वेरिएशन का ग्राफ बहुत बार पूछ सका, एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुका है, अभी भी आपको आ सकता है। तो आप प्रिपेयर रहो इस पार्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, ठीक है। लाइक और शेयर तो बनता ही है। थैंक यू वेरी मच।